हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल कुकटा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण अधिगम और सामग्री के बारे में, जो कि यूपी टेट और सी टेट 2023 की पेडागोजी प्लस कंटेंट दोनों ही चीज़ें हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो हम आज इन टॉपिकों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है। मतलब अगर हम किसी चीज़ की परिकल्पना बार बार करेंगे तो वो इनमें से क्या है? सिद्धांत है, कानून है, खोज है, मूल संकल्पना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो देखिए, अगर हम किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो ये क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, यानी ऑप्शन ए जो है इसका वो सही हो जाएगा, सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? मतलब वैसे तो शिक्षण विधियां सभी अच्छी होती हैं, लेकिन इन सब में से कौन सी विधि ज्यादा बेहतर है? ऑप्शन ए हमारा विचार गोष्ठी एवं ऋतुलेख, ऑप्शन बी है ऋतुलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, और ऑप्शन डी है व्याख्यान एवं ऋतुलेख। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो देखिए, जो हमारी प्राइमरी की कक्षा होती है उसमें विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना ज्यादा सही रहेगी। मतलब ये सबसे शिक्षण जो विधियां हैं हमारी, उन सब विधि जो ये चार विधियां दे रखी हैं, इन चारों विधियों में सबसे जो उपयुक्त विधि होगी शिक्षण की वो हमारी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। तो ऑप्शन सी जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। मतलब जो पर्यावरण शिक्षा है, एनवायरमेंट एजुकेशन, उसमें जो समस्या समाधान विधि का गुण है वो कौन सा है? वो हम अभी ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन है हमारे लक्ष्य केंद्रित विधि, मतलब जिसका लक्ष्य केंद्रित हो वो विधि, या सृजनात्मक विधि, या चयनात्मक विधि, या उपर्युक्त सभी। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, हम जिस काम को कर रहे हैं जो पर्यावरण शिक्षा है, तो उसमें समस्या समाधान तभी होगा जब हम हमारा लक्ष्य केंद्रित हो, मतलब लक्ष्य पे हमारा फोकस हो, और जब हम कोई काम करें तो हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अच्छा, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी, नई नई चीजों के बारे में सोचना, और ये चयनात्मकता भी होनी चाहिए। तो इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। मतलब एक शिक्षक है, वो बच्चों से ये कहता है कि जो आपके घर में पुरानी रद्दी किताबें पड़ी हैं उनसे आप कुछ बनाइए। तो उसका ध्येय नहीं होना चाहिए। इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझने देना, और ऑप्शन बी है हमारा कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ऑप्शन सी है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, और ऑप्शन डी है हमारा बच्चों से सृजनशीलता का विकास करना। मतलब जो बच्चे हमारे उनमें सृजनशीलता का विकास करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, करना क्या है हमें, जो हमारे बच्चे हैं कक्षा में, उन्हें हमें करना क्या है कि कक्षा के जो श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। मतलब उन्हें जो है जो श्रेष्ठ विद्यार्थी है उनके बारे में जो निर्णय लेने का है वो हम नहीं करने देंगे उन्हें। तो ये हमारा निगेटिव पॉइंट पूछ रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? मतलब ऐसा कौन सा कथन है इनमें से जो आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है।
देखिए ये ऑप्शन हमें देना चाहिए, और मतलब ये चीज़ होनी चाहिए बच्चे को निजी विवरण के बारे में, और जो वैयक्तिक प्रश्न होता है पोषण देना एक वांछनीय अभ्यास है। हाँ, तो ये हमारा हो सकता है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। मतलब जो हमारे सीखने के संकेतक हैं उनकी एक सूची तैयार करना, ताकि विषय उससे और बड़ा हो जाए। ऑप्शन सी देखते हैं, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। मतलब एक तो अच्छा होता है, और एक ठीक अच्छा, एक बहुत अच्छा। तो ये जो सारी टिप्पणियां हैं ये बच्चों को समझने में सहायता प्रदान करती हैं। ऑप्शन डी है हमारा, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। मतलब जो एक पोर्टफोलियो होता है उसमें ये कह रहे हैं बच्चे के मुख्य कार्य ना होकर के सभी कार्य होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए, यानी जो वैयक्तिक प्रश्न है यानी फीडबैक, बच्चों का जो फीडबैक है वो एक वांछनीय अभ्यास नहीं होता है। तो इसमें ये सबसे कम उपयुक्त पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग करना, मतलब एक प्रयोग कर रहे हैं हम, तो प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। मतलब हम किसी का आकलन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा संकेत सबसे ज्यादा अच्छा होगा, उपयुक्त होगा। ऑप्शन देखते हैं, चित्र पठन, तो चित्र पठन हो सकता है, लेकिन चित्र को पढ़ नहीं सकते, केवल चित्र को दिखा सकते हैं। ऑप्शन बी है सृजनात्मक लेखन, मतलब क्रिएटिविटी लेखन, नई नई चीजें, हाँ ये भी हो सकता है। अगला है निर्देशन या प्रदर्शन, मतलब निर्देश देना और प्रदर्शन दिखाना। और ऑप्शन डी है हमारा हस्तपरक गतिविधि। तो देखिए जिन ऑप्शन में हमारा हस्तपरक हो या प्रोत्साहित हो, इनकरेज, मतलब ये हमारे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, इन्हें देखते ही अच्छा केवल जो आता है केवल निगेटिव टैग वर्ड है। तो ये हस्तपरक गतिविधि जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के शिक्षिका के रूप में ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। मतलब एक शिक्षक है कक्षा 5 के, तो वो ईंधन का संरक्षण प्रकरण पढ़ा रहे हैं। अब उनमें क्या करना है, उन्हें संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं, मतलब उन्हें जो है जो उपयोग है हमारे संसाधन है उनका उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जो बच्चों को भी मतलब बच्चे भी समझ सके इस चीज को। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा संदर्भ पुस्तक, ऑप्शन बी है पोस्टर, मतलब उनके चित्र, और ऑप्शन सी है समाचार पत्र। तो समाचार पत्रों में हमारी सभी तरह की सूचनाएं होती हैं जो कि बच्चों को उनका उपयोग करेंगे तो बच्चे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं, उस सारी चीज़ों की उनको जानकारी मिल जाएगी। और ऑप्शन डी है हमारा पाठ्य पुस्तक। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ईंधन संरक्षण का प्रकरण है हम उसे पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए समाचार पत्र जो है हमारा वो उपयुक्त सामग्री होगी क्योंकि जो समाचार पत्र होते हैं हमारे उनमें तात्कालिक परिस्थितियां और उसके लिए किए गए कार्य का विवरण दिया होता है। मतलब समाचार पत्रों में हर तरह का विवरण दिया होता है जो कि बच्चों में और अधिक वास्तविक ज्ञान की क्षमता का विकास होता है उसके द्वारा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है हमारा वो सी जो है सही हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, कक्षा 4 की एक शिक्षिका, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि
वे अपने कार्य पत्र, अवलोकन, रिपोर्ट सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश कहा जाता है। मतलब कुछ फोल्डर हैं, नाम दिए हुए हैं इनके फोल्डरों के। पहला है हमारा ऑप्शन पोर्टफोलियो, दूसरा है दत्त कार्य, और तीसरा है परियोजना कार्य, और चौथा है घटना वृत्तांत अभिलेख। तो देखिए, बच्चे के स्कूल में जो जितने मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एक रिपोर्ट होती है उसकी अवलोकन रिपोर्ट, तो वो हम किस चीज़ में डालते हैं, एक पोर्टफोलियो होता है, वो सारी चीज़ें हम उसमें इकट्ठी करते हैं। ये जो होता है हमारा पोर्टफोलियो, इसके अंतर्गत ये कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और हमारा जो भी सामग्रियां है वो एकत्रित की जाती हैं। तो ये होता है हमारा पोर्टफोलियो में। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। मतलब प्राइमरी स्तर पे हम मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में मतलब किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा साफ सुथरा रेखांकन। मतलब अगर हम मानचित्र दिखाएंगे तो उनका साफ सुथरा रेखांकन हो जाएगा, मतलब रेखा जो है वो साफ सुथरी खींचेंगे। ऑप्शन बी है हमारा गणना और अनुमान, मतलब वो कैलकुलेशन, गुणा भाग और अनुमान सही से लगा सकते हैं। ऑप्शन सी है हमारा माप के अनुसार चित्रण करना, मतलब जो चित्रण वो करेंगे, चित्र बनाएंगे, वो माप के अनुसार कर सकते हैं। ऑप्शन डी है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो ऑप्शन डी में कह रहे हैं कि सापेक्ष स्थिति मतलब सही स्थिति और दिशा की सही तरह से जानकारी हो जाएगी। मतलब जो मानचित्र है हमारा प्राइमरी स्तर पर, अगर हम मानचित्र के द्वारा शिक्षार्थियों को सिखाएंगे तो उसमें जो कौशल बढ़ेगा हमारा, वो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी को बढ़ावा मिलेगा। तो इस कौशल में इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ईबीएस, एक ईबीएस हमारा सब्जेक्ट होता है यानी पर्यावरण अध्ययन। तो ईबीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जो हमारा ईबीएस सब्जेक्ट है उसमें जो अच्छे गृह कार्य है उन्हें किस पर केंद्रित होना चाहिए। अच्छे गृह कार्य को पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, ऑप्शन बी है मास्टरी लर्निंग पर, ऑप्शन सी है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, ऑप्शन डी है हमारा समय का सदुपयोग। तो हमें इसमें सही उत्तर देखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मतलब पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य के लिए क्या मुख्य होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। और हमें क्या करना है कि अधिगम के लिए हमें उन्हें बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने हैं। तो अगले ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन बी है हमारा प्रभाव अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, मतलब ये हम किसी चीज को दोहरा नहीं सकते, मतलब रटवा नहीं सकते बच्चों को। ऑप्शन सी है हमारा समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, मतलब जब अगर हम बच्चों को अधिगम विचार के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे तो वो समय का सदुपयोग तो ठीक से करेंगे, निश्चित भी करेंगे। ऑप्शन डी है हमारा शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, जब बच्चे को अवसर दिया जाएगा अधिगम विचार के लिए तो वह अनुशासन में तो रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा अधिगम विचार के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। ऑप्शन है हमारे
शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, मतलब ये जो पर्यावरण स्तर पर है वो क्या शामिल नहीं करता है, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, क्योंकि ग्रेडिंग और रैंकिंग जो होती है ये अपर क्लास में होती है, ये माध्यमिक में होती है ग्रेडिंग और रैंकिंग। ऑप्शन बी है हमारा शिक्षार्थियों के अधिगम, मतलब ये शिक्षार्थियों को सिखाती है, तो ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये होना चाहिए। शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, मतलब जो अधिगम रिक्तियां हैं उसकी सीखने की कमियां हैं उनकी पहचान करना। ऑप्शन सी जो है हमारा शिक्षण में कमियों की पहचान करना। अच्छा, ये भी है हमारा कि रचनात्मक आकलन जो होता है इसमें जो शिक्षण में कमियां होती हैं उनकी पहचान भी हो जाती है, कराई जाती है। और ऑप्शन डी है हमारा शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में, मतलब जो शिक्षार्थी सीख रहे हैं उनको बढ़ाने में भी इसकी सहायता ली जाती है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। मतलब अगर दोपहर का जो भोजन होता है विद्यालय में उसके अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन जो विषय है हमारा उसे पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा उसमें पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे, मतलब आपका क्या कार्य है कि उस विषय को इंटरेस्टेड बनाया जाए या रुचिपूर्वक बनाया जाए या कुछ कहानी वगैरह सुनाई जाए बच्चों को जिससे कि वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। तो देखते हैं ऑप्शन ए हमारा बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। भाई ये तो हम कह ही नहीं सकते बच्चों से कि डेस्क पर सिर रख कर आराम करें, ये तो हमारा वैसे नेगेटिव हो जाएगा पॉइंट। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। हाँ, ये हमारा हो सकता है कि बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उस पाठ को रोचक बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें उसे बुद्धि पर आधारित दृश्य दिखाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे और उस सामग्री का प्रयोग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रुचि उत्पन्न हो बच्चों के लिए। ऑप्शन सी है हमारा प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। नहीं, ऐसा तो कह नहीं सकते भाई, जो प्रकरण चल रहा है हमें उसी को अच्छा बनाना है ताकि बच्चों को रुचि आए उसमें। ऑप्शन डी है हमारा बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। नहीं, ये तो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि खेल प्रकरण थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम, तो बच्चों को ऐसा करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कराने की अनुमति नहीं देंगे। मतलब आप बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने ले जा रहे हैं तो बच्चों को कौन सी गतिविधियां कराने की अनुमति नहीं देंगे, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो जिससे बच्चे को दिक्कत हो या हानि हो या कोई नुकसान हो सकता है, तो इनमें से कौन सी गतिविधि जिसे आप परमिशन नहीं देंगे बच्चों को करने की चिड़ियाघर में। देखते हैं ऑप्शन है हमारा चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। मतलब ये तो कोई खास बात नहीं है कि हम केवल चिड़ियाघर का अवलोकन करने जा रहे हैं, ना कि हम वहाँ के जानवरों का खाना का पता लगाने जा रहे हैं कि ये कौन सा खाना खाते हैं। ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को भी देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। मतलब ऐसा हाँ, ये फोटो खींच सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो जानवरों की फोटो खींच सकते हैं। ऑप्शन सी है हमारा चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाने को। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों से कहें कि आप ड्राइंग की कॉपी साथ देके चलो और चिड़ियाघर में जो आप देख रहे हैं जिन जानवरों को उनकी फ़ोटो की ड्राइंग बनाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी है हमारा चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। देखिए, ये हम बच्चों को परमिशन नहीं कर सकते कि आप जो हमारे चिड़ियाघर में जानवर है उनके लिए बहुत सारा खाने लेके जाएं या खाने की सामग्री लेके जाएं, तो ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चे ये काम नहीं कर सकते और उनका ये काम भी नहीं है, हम इसके लिए उन्हें फोर्स नहीं कर सकते।
तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। अपने परिवार की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। मतलब जो हमारी फैमिली होती है तो उसका हम स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है, वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र, मतलब कॉग्निटिव फील्ड। ऑप्शन बी है हमारा भावनात्मक क्षेत्र, और ऑप्शन सी है हमारा मनोकार्यात्मक क्षेत्र, और ऑप्शन डी है हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो पर्यावरण होता है हमारा, पर्यावरण को, जो पर्यावरण में स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना ही हमारा क्या कहलाता है, भावनात्मक उद्देश्य कहलाता है हमारा। मतलब हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं और शुद्ध बनाएं, ये तभी होगा जब हम उसके प्रति जागरूक होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भावनात्मक क्षेत्र। तो दोस्तों ये हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन CDP पेडागोजी, CDP EVS पेडागोजी कराई। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में EVS यानी पर्यावरण अध्ययन के 15 क्वेश्चन पेडागोजी के कराए हैं, क्योंकि जो CTET का एग्ज़ाम है उसके 20 मई से फॉर्म अप्लाई करने की जो नोटिफिकेशन है वो आ गई है, और आप ठीक से तैयारी पे लग जाइए ताकि आप CTET एग्ज़ाम में 120 प्लस स्कोर का कर सके, 120 प्लस स्कोर कर सकें। और हमारा ये आपसे वादा है कि हम आपको 120 प्लस स्कोर करा के रहेंगे, और आप हमारे चैनल पे बने रहिए बस।